शन्नो, अरे शन्नो, कहाँ है? अरे कहाँ रहती है? आई काकी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे तू तो आजकल दिखाई ही नहीं देती। आइए बैठिए। क्या बात है शन्नो, कहाँ रहती है? आजकल नजर ही नहीं आती। कहाँ जाऊंगी काकी, बस दोनों बच्चों की देखभाल में पूरा दिन बीत जाता है, समय ही नहीं मिलता। कल भैरव की पुण्य तिथि है, तुझे याद तो है ना? अरे काकी, ये भी कोई भूलने की बात है भला? मुझे सब याद है। कल ही के दिन वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे, और काकी इस मनहूस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। जी छोटा मत कर शन्नो, सब ऊपर वाले के खेल है। कल भैरव की पुण्य तिथि है और उसके 10 दिन बाद तेरी दीदी और जीजाजी की। अरे कौन जानता था कि किस्मत ये दिन भी दिखाएगी। भगवान ने जो किया वो अच्छा तो नहीं किया काकी। लेकिन इतना बुरा होने के बाद भी तूने अपने बच्चों के साथ और बुरा नहीं होने दिया। इसलिए अपने बेटे गौरव के साथ साथ मैंने अपनी बहन के बेटे अमन को भी अपना ही बेटा समझकर सीने से लगाकर पाला है। और देखा जाए तो मासी भी तो माँ होती है ना। अरे बड़ी हिम्मत वाली है रे शन्नो तू। ऐसी मुसीबत के समय पर तो अच्छों के हाथ पैर फूल जाते हैं। पति के बिना अपनी औलाद को ही पालना मुश्किल होता है, और तूने तो अपनी बहन के लड़के को भी अपना लिया। देखो काकी, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। जैसे भैरव के जाने के बाद हमारा जीवन सुना हो गया, वैसे ही दीदी जीजा जी के जाने के बाद अमन के जीवन में मैं आखिर बचा ही क्या था। अगर मैं इसे गोद न लेती तो ना जाने क्या होता इस बच्चे का। मेरा तो सोचकर ही कलेजा काम जाता है। वो तो काकी मुझे सिलाई का काम आता था, तो मैंने सिलाई का काम करके इन दोनों को पाला है। अब तो ये दोनों ही मेरी जान है और मेरा जीने का मकसद भी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं इन बच्चों के लिए करूँगी काकी, बाकी उनकी किस्मत है। ऊपर वाला इतना कठोर नहीं हो सकता। अब सब अच्छा ही होगा बिटिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और बस अपना फर्ज निभाती रहो। आज जीवन में कष्ट है, संघर्ष है, लेकिन जब एक बार यह बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो तुम्हारे जीवन में खूब शांति होगी। देखना पलकों पर बिठा कर रखेंगे तेरे दोनों बेटे तुझे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शन्नो के दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना हर बोया हुआ बीज फलदार पेड़ बन जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं। बेचारी शन्नो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिन बच्चों को उसने मेहनत और संस्कारों के साथ पाला था, वो आने वाले समय में नालायक साबित होने वाले थे। गौरव बेटा, तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, नौकरी ढूंढ ले ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। अब मुझसे ना ज्यादा देर बैठकर सिलाई का काम नहीं होता। ठीक है माँ, मैं नौकरी ढूंढ लेता हूँ। और मैं अमन से भी बात करती हूँ, उसे भी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो तुम दोनों मिलकर मेरा सहारा बन सकते हो। अरे नहीं नहीं माँ, अमन की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अगर अभी से वो नौकरी के चक्कर में पड़ेगा तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, उसके बाद तो जीवन भर उसे नौकरी ही तो करनी है। तब तक मैं हूँ ना, घर के खर्चों में आपकी मदद कर दूंगा। बेटा, ऐसे ही प्यार और अपनेपन से रहोगे ना तो हमेशा मजबूत रहोगे। तुम दोनों का प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और अपनी ताकत को हमेशा अपने साथ रखना। कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? माँ, आपने बहुत मेहनत कर ली और बहुत कष्ट सह लिए, लेकिन अब आपका सुख का समय आ गया है। अब आप देखना, हम दोनों भाई नौकरी करेंगे और आप घर में बैठकर आराम से राज करना। माँ की बात मानकर बड़े बेटे गौरव ने जल्दी ही एक नौकरी ज्वाइन कर ली, और उसको अच्छी तनख्वाह मिलने के कारण धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा था। माँ, कब तक आप हमें खाना बनाकर खिलाती रहोगी? मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें भैया के लिए एक सुंदर सी भाभी ले आनी चाहिए। बात तो तेरी ठीक है बेटा, जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर गौरव के हाथ पीले कर देते हैं। और वैसे भी गौरव की शादी होगी तभी तो तेरा नंबर आएगा। मैं सब समझ रही हूँ शैतान, कि गौरव की शादी करवाने के लिए तू इतना उतावला क्यों हो रहा है। अरे माँ, क्या तुम भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बच्चू, मुझे फंसवा कर खुद कह रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी। रुक जा, तू मेरी शादी हो जाने दे, उसके बाद साल भर के अंदर तेरा भी बैंड ना बजवाया ना, तो मेरा नाम भी गौरव नहीं। भगवान कभी नजर ना लगे मेरे दोनों बच्चों को किसी की। दोनों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जल्द ही गौरव के लिए शन्नो को एक अच्छी लड़की मिल जाती है।
और इधर छोटे बेटे अमन की भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। देखते ही देखते शन्नो के दिन बदलने लगे थे। घर में एक बहू आ गई थी और दोनों बेटों की कमाई आने के कारण घर के तो रंग ढंग ही बदल गए थे और गौरव की शादी को भी काफी समय बीत जाता है। फिर एक दिन, अरे हम लोगों के घर में किसी चीज की कमी है क्या? तो मेरे कमरे में एक एसी क्यों नहीं लगवा सकते? हर रोज गर्मी में तपना पड़ता है। अरे एसी लगेगा तो फिर तीनों कमरों में लगेगा ना, अकेले तुम्हारे कमरे में तो नहीं लगेगा ना। और माँ इतनी फिजूल खर्ची करने की मुझे कभी इजाजत नहीं देगी। अच्छा, एसी लगाना फिजूल खर्ची है? इस हिसाब से तो सारी दुनिया फिजूल खर्ची कर रही है। बस एक तुम्हारी माँ को छोड़कर देखो। सीता, मेरी माँ ने बहुत तकलीफ से पाल पोस कर हमें बड़ा किया है और वो पैसे की वैल्यू समझती है, इसीलिए फिजूल खर्ची करने के लिए हमें मना करती है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम इतने गरीब माँ के बेटे हो। और ठीक है ना, जब गरीबी थी तब थी, अब तो नहीं है ना। तुम्हारी माँ को ज्यादा भूखमरी से जीने का शौक हो तो वो जिए, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीने वाली हूँ। मैं पहले से बता रही हूँ। सीता, जरा जुबान संभाल कर बात करो। ये कौन सा तरीका है बात करने का? और मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। देखो सीता, थोड़ा सा समझदारी से खर्च करने में बुराई क्या है? और माँ तो हमारा बुरा नहीं चाहती। अरे भला ये भी क्या बात हुई? अगर माँ का पल्लू पकड़कर ही चलते रहना है तो ये आदमी शादी क्यों करते हैं? एक लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए कोई भी चीज खरीदने को बोलो तो सबसे पहले तुम्हारी माँ बीच में आ जाती है। अरे बोलती रहो तुम, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर गौरव ऑफिस चला जाता है। इनकी माँ ने बहुत गरीबी देखी है, इसका मतलब बहू भी गरीबी में ही जिए। अरे क्यों भाई, ऊपर से जितनी भी सैलरी मिलती है पूरी की पूरी माँ के हाथ में ले जाकर थमा देते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो इनकी गरीब माँ ही इस घर पर राज करती रहेगी और मैं उनके आगे पीछे घूमती रह जाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद, सच सच बताए गौरव, क्या अमन आपका सगा भाई नहीं है? अरे इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मेरे परिवार से छुपाई। अरे अमन मेरा सगा भाई हो या सौतेला, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और मेरे लिए अमन मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। जब मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है तो तुम्हें भी ये सब बातें अपने मन से लगाने की जरूरत नहीं है। माँ ने मुझ में और अमन में कभी कोई फर्क नहीं किया। अरे बेवकूफ हो तुम, पट्टी बंदी है तुम्हारी आंखों पर माँ के नाम की। माँ क्या जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाली है? ये कड़वा सच है कि बड़े बुजुर्गों को हमसे पहले दुनिया छोड़कर जाना होता है। इसलिए समय रहते अपने जीवन में सुधार ले आओ, वरना बाद में सर पकड़ के रोगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मैं कोई फिजल की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि जैसा तुम समझ रहे हो ना, ये दुनिया वैसी नहीं है। और तुम्हारा छोटा भाई हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कल को जब उसकी बीवी आएगी तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें अपने सगे जेठ की तरह मान सम्मान दे। और मेरी बात याद रखना, सौतेला सौतेला ही होता है। आज के जमाने में सगे भाई को कोई नहीं पूछता, तो तुम्हें कौन पूछेगा? गौरव पत्नी की बातें एक सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है और बाजार चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ को भी चिल्ला चिल्ला कर 100 बार बोला जाए ना, तो वो भी सच लगने लगता है। अब सीता ने ये रोज का ही काम बना लिया था। गौरव के ऑफिस से लौटने के बाद वो वही सगे सौतेले वाली बातें लेकर बैठ जाती। फिर एक दिन, बेटा आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। मैं सोच रही हूँ कोई ढंग की लड़की देखकर अमन की भी शादी कर दूँ। उसके बाद तुम अपनी अपनी गृहस्थी संभाल लेना। बेटा मेरा जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। माँ आप ऐसी बातें क्यों करती हो? हम बोझ है क्या आपके ऊपर? आपने क्या हम दोनों को बोझ समझकर पाला है? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों बोझ नहीं हो, तुम तो मेरी जान हो। जब तुम्हारे पापा गए ना, मैंने तो तभी जीना ही छोड़ दिया था। बस अब तो तुम्हारे लिए जी रही हूँ। और तब मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। बस इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की बात कर रही हूँ बेटा। फिर जल्दी ही अमन के लिए भी प्रेरणा नाम की एक लड़की मिल जाती है और शादी करके प्रेरणा शन्नो के घर आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद, अमन एक बात बताओ, गौरव भैया और भाभी का कमरा तो हमारे कमरे से बहुत सुंदर है और उनका कमरा हमसे बड़ा भी है, और उनके कमरे में तो अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। ये तो बहुत गलत बात है ना कि मम्मी जी ने हमें ये छोटा सा कमरा दिया।
और भैया भाभी को वो आलीशान रूम दे रखा है। प्रेरणा की बात का अमन के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। शादी के कुछ दिन बाद प्रेरणा को पता चलता है कि शन्नो अमन की मां नहीं बल्कि उसकी मासी है, और उसी दिन से प्रेरणा के मन में खटास पड़ जाती है। अब समझ में आया कि मां जी ने हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया। अपने सगे बेटे को तो इतना बड़ा कमरा दे दिया और हमें ये छोटा सा स्टोर रूम जैसा कमरा पकड़ा दिया। आखिर माँ जी ने साबित कर ही दिया कि सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला। कोई लाख कहे कि फर्क नहीं करते, लेकिन फर्क तो महसूस हो ही जाता है। फिर एक दिन, बेटा गौरव, अमन तुझसे छोटा है, अभी उसकी सैलरी भी तुझसे कम है, तो ऐसा कर बेटा, घर खर्च में तू ही ज्यादा हिस्सा दे दिया कर। उसकी अभी नई नई शादी है, कहीं घूमने फिरने में भी तो खर्च होता होगा ना। भला ये भी क्या बात हुई माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आप तो हर समय बस अमन अमन ही करती रहती हैं। अगर बीवी के खर्च उठाने की हैसियत नहीं है तो शादी करने की क्या जरूरत थी। अब अगर शादी की है तो अपने खर्चे भी खुद उठाए। और माँ जी, वो कौन सा आपका सगा बेटा है, आपने एहसान कर दिया जो पाल पोस दिया, अब उन्हें अपना देखने दो ना। आपको क्या लगता है भाभी, ये सगा और सौतेले का फर्क सिर्फ आप ही को महसूस हो रहा है, मुझे नहीं। अरे माँ जी तो पहले से ही सगे और सौतेले में फर्क करती आई है। अगर फर्क ना करती तो आपको इतना बड़ा कमरा और मुझे ये छोटा सा स्टोर रूम जैसा कमरा थोड़ी ना देती। आप तो महारानियों की तरह अटैच बाथरूम वाला रूम इस्तेमाल कर रही हो और मुझे मिला है ये सीलन से भरा कोक भवन। बेटा, मैंने तो तुम दोनों के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। ये पुराने समय का बना हुआ मकान है। गौरव की शादी पहले हुई इसलिए उसको बड़ा कमरा मिल गया, तुम्हारी शादी बाद में हुई तो बचा हुआ कमरा तुम्हें दे दिया। इस तरह की बातों को अपने मन से क्यों लगाती हो बेटा। अच्छा, और आपने भाभी को जो पुस्तानी नौलखा हाथ दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है। अब आप ये मत कहना कि एक ही हार खरीदने की हैसियत थी, इसलिए गौरव की शादी पहले हुई तो उसे दे दिया। बेटा देखो, नौलखा हार मुझे मेरी सास ने दिया था। गौरव की शादी के समय छोटा कमाता नहीं था और मैंने भी सालों से काम छोड़ दिया था, तो हाथ तंग था इसलिए उसे मैंने अपने जेवर दे दिए। और बेटा, तेरी शादी के समय तंगी नहीं थी इसलिए तुझे खरीद कर जेवर चढ़ाया। ऐसी ओछी बातें कैसे कर सकती हो तुम। मैं ओछी बात नहीं कर रही हूँ माँ जी, अपना अधिकार मांग रही हूँ। अगर आप हमें सौतेला ना मानती तो जरूर अपने पुश्तैनी गहनों में से आधा हिस्सा मुझे देती। छोटी बहू, तुझे समझाना मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन मेरे मन में कोई खोट नहीं है। बाकी तुम्हें जो सोचना है समझना है समझ सकती हो। फिर गौरव और सीता कमरे में आ जाते हैं। देख लिया आपने, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना। अरे अभी दिन कितने हुए हैं अमन की शादी को, और उसकी बीवी ने अपने रंग दिखाने शुरू भी कर दिए। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, अब इस घर की एकता ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी माँ भी ना अमन का ही साथ देगी। छोटा छोटा करके उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है अमन को। अरे एक मिनट नहीं रह सकती माँ उसके बिना। अगर कल को इस घर के हिस्से करने की बात आई ना तो माँ जी अमन के साथ ही जाएंगे, आप देख लेना। मेरी बातें सुनने में कड़वी जरूर लगती है, लेकिन मैं जो बोलती हूँ ना सच बोलती हूँ। आप ही बताएं, अगर कल को आप में और गौरव भैया में से किसी एक को चुनना होगा तो माँ जी किसे चुनेंगे। अरे अपनी बहन के बेटे के लिए अपने सगे बेटे का साथ थोड़ी ना छोड़ देंगी। पालना पोसना अलग बात होती है और जीवन भर साथ निभाना अलग। ये छोटी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती। तुम ठीक कहती हो, शायद मैं ही अंधा था जो आज तक भैया भैया करके उनके प्रेम में पागल रहा। मुझे तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सौतेला भाई कभी अपना नहीं हो सकता। देखो, वैसे तो तुम्हारी माँ के पास ज्यादा कुछ नहीं है, ले देकर बस एक मकान है। अगर ये मकान भी हमारे हाथ से चला गया ना तो सोच लो हम जीवन भर क्या करेंगे। हमारे सर से तो छत भी छीन जाएगी। कानून भी तुम्हारे भाई को ही ये प्रॉपर्टी देगा, तुम्हें नहीं, क्योंकि वह असली बेटे हैं तुम्हारी माँ के, तुम नहीं। तुम्हारा कोई क्लेम ही नहीं है इस प्रॉपर्टी पर, इसलिए समझदारी इसी में है कि माँ को अपनी तरफ करके ना आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। कल को हमारे भी बच्चे होंगे तो हम क्या करेंगे। हम क्या सड़कों पर भीख मांगेंगे। फिर एक दिन काकी घर आती है। अरे शन्नो, क्या बात है, देख रही हूँ तू दिन पर दिन तेरी सेहत ढलती जा रही है। अरे तबीयत खराब रहती है तो जाकर डॉक्टर को दिखा ले। क्या बताऊँ काकी, मेरी तकलीफ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ऐसी बात क्यों करती है बिटिया,
अरे काकी सारी उम्र इस उम्मीद में बिताई कि कल को बच्चे बड़े होंगे तो घर में सुख शांति आएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिन बच्चों की खातिर मैंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, कल को वही बच्चे माँ का त्याग भुला देंगे। आपको पता है काकी, आजकल तो घर में रोज मकान के बंटवारे के लिए महाभारत हो रही है। दोनों को ऐसा लगता है कि मैं मकान दूसरे के नाम कर दूंगी, इसलिए कहते हैं कि मकान का बंटवारा करके उन्हें अलग कर दूं। शन्नो अभी काकी से बात कर रही थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। काकी आनन फानन में शन्नो को अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इनको एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। मैंने दवाइयाँ दे दी है, लेकिन आपको अब इनका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। बेटा गौरव, अमन यहाँ आओ बेटा, आज तुम्हें खास बात बतानी है, इनसे मिलो। ये मेरे वकील साहब हैं। जब तुम दोनों अपने अपने हिस्से के लिए घर में लड़ाई झगड़ा करने लगे ना, तब मैंने एक वसीयत बनाई थी। वकील साहब तुम्हें मेरे वेल पढ़कर सुनाएंगे। देखिए माता जी की वसीयत के अनुसार इनका जो मकान है वो अब दोनों के बीच में आधा आधा बांटा जाता है, लेकिन उस मकान के अलावा उनकी जो बाकी की 4 प्रॉपर्टी है उस पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इन्होंने उसके मालिकाना हक एक अनाथ आश्रम को ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या माँ के पास इतनी प्रॉपर्टी थी और आप सारा जीवन खुद को गरीब कहती रही? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? आपके पास 4 प्रॉपर्टी है और वो आप किसी अनाथ आश्रम को क्यों दे रही है? उन पर तो हमारा अधिकार हुआ ना। माँ, आप तो सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी और हमें तो हमेशा से यही पता था कि हमारी माँ बहुत गरीब है। आपके पास इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी से पेट नहीं भरता। सिलाई में अपना घर चलाने के लिए करती थी और वो प्रॉपर्टी मैंने जीवन भर इसलिए बचा कर रखी ताकि समय आने पर वो प्रॉपर्टी तुम दोनों के काम आ सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बच्चे ऐसे निकलेंगे। खैर, तुम मेरी प्रॉपर्टी के लायक नहीं हो। वो प्रॉपर्टी अब अनाथ बच्चों की जिंदगी सुधारने के काम आएगी। गौरव और अमन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत।